हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 विच इज नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे तीन हेडिंग्स दिख रहा है, तीन सब हेडिंग्स दिख रहा है इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। वन इज दिस पार्ट, सेकंड इज प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। बट ये जो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, इसको हम दो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड एक पढ़ेंगे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। सो दो पार्ट में पढ़ेंगे। सो बेसिकली चार टॉपिक है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर। छोटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, बहुत ही सिंपल है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा कंप्लीट करने में। ओके, सो वी शुड स्टार्ट दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओके, सो बाय नाउ वी नो, एक बेसिक आइडिया हमें हो गया है कि व्हाट इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग कहते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, then we have statement of changes in equity, and then we have notes to accounts. So these are the five component of a financial statement. Okay, now किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनता है वो क्यों बनता है? देर आर सो मेनी रीजंस, है ना, बहुत सारे कारण है जिस कारण और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्व करता है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स एक बिजनेस के सर्व होते हैं। उनमें से एक ऑब्जेक्टिव क्या है कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प्स द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स हैं आपके बिजनेस के, उनको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प करना चाहिए। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड हेल्प द यूजर इन मेकिंग डिसीजन अबाउट द कंपनी। सो कंपनी से रिलेटेड जो भी डिसीजन वो लेना चाहते हैं, चाहे वो यूजर इन्वेस्टर हो, चाहे वो यूजर बिजनेस कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन करना चाहता हो आपके साथ, सो वो ये इन ट्रांजैक्शन करे या ना करे, या इन्वेस्टमेंट करे या ना करे, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ के ये डिसीजन लेते हैं वो लोग। ओके, नाउ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, so one of the objective of the financial statement is that it should help the user in taking important decision about the performance of a company. Okay, now to achieve this objective, that the financial statement serve the purpose of the users के पर्पस को सेटिस्फाई कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी। द कैरेक्टर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट इज द कैरेक्टर? सो जब हम लोग इन द फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सर्टेन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, है ना। 5-6 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, बट यहाँ पे हम लोग प्रीडोमिनेंटली दो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। ओके, सो फर्स्ट इज रेलेवेंस एंड सेकंड इज रिलायबल। ओके, सो एक किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स भी होने चाहिए, इसके अलावा भी और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो होने चाहिए, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होने चाहिए। ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रेलेवेंट कब कहेंगे? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेलेवेंट होना चाहिए, कब हम उसको रेलेवेंट कहेंगे? नाउ आप देखते होंगे कि कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, चाहे वो बैलेंस शीट हो, चाहे वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो, बेसिकली हम लोग यहाँ पे इन दो के बारे में ही ज़्यादा बात करेंगे, या तीन के बारे में। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स हैं उसमें करंट ईयर का फिगर भी होता है और प्रीवियस ईयर का फिगर भी होता है। ओके, नाउ ये कंपैरिजन के लिए होता है। सो टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेलेवेंट, ओके, नाउ एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेलेवेंट कब कहा जाएगा? जब व्हेन इट हैज प्रिडिक्टिव वैल्यू, एंड सो इसको अभी हटा दें। So financial statement must have a predictive value and it must have a confirmatory value. So what is a predictive value and what is a confirmatory value? Now predictive value, by predictive value we mean कि financial statement में जो भी information provide कराया गया है
The user can use this information to make certain prediction about the performance of the company. So लास्ट 2 साल का इंफॉर्मेशन है, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का इंफॉर्मेशन हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रोवाइड करते हैं। इससे एक ट्रेंड डेवलप होता है और जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो इस ट्रेंड से फ्यूचर के बारे में फोरकास्ट कर सकता है। ओके, मे बी 100% एक्यूरेट हो या ना हो, बट एक रेफरेंस पॉइंट उसको मिल जाएगा फ्यूचर परफॉर्मेंस को फोरकास्ट करने के लिए। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड हैव दिस प्रिडिक्टिव वैल्यू। सो प्रिडिक्टिव वैल्यू मींस कंपैरिजन हम प्रोवाइड करते हैं, वो हेल्प करता है उसका प्रिडिक्टिव वैल्यू को इनहैंस करने में, ये क्वालिटी को इनहैंस करने में और मजबूत बनाने में, प्रिडिक्टिव वैल्यू को और स्ट्रॉन्ग करने में ये कंपैरिजन हेल्प करता है। And then it must have a confirmatory value also. Confirmatory value means जो भी आपने predictions किया था, जैसे आप करंट ईयर का परफॉर्मेंस नंबर्स देख के का कंपैरिजन लास्ट ईयर के कंपैरिजन करके आप नेक्स्ट ईयर का जब प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो नेक्स्ट ईयर में आपको कंफर्मेटरी वैल्यू कंफर्मेशन भी देगा कि आपने जो प्रिडिक्शन किया था वो कितना हद तक सही है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के फाइनेंशियल्स में अगेन वो नंबर आएगा जो नेक्स्ट ईयर का एक्चुअल नंबर होगा। और आप देख पाएंगे, अगर आप यूजर हो तो आप ये एनालाइज कर पाएंगे कि मैंने जो एस्टिमेट लगाया था कंपनी का नेक्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर में करंट ईयर परफॉर्मेंस को लेके वो किस हद तक सही है। सो देन ओनली a financial statement is relevant if it has predictive value and it has confirmatory value. So basically क्या हो रहा है, अब आप देखोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपैरेटिव नंबर होता है, वो इसीलिए है क्योंकि वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इज इट शुड बी रेलेवेंट। अभी स्टैंड अलोन नंबर से क्या रेलेवेंस निकलेगा? सो सेल, अगर मैं आपको सिर्फ करंट ईयर का सेल दूं तो आप क्या अनुमान लगाओगे कि नेक्स्ट ईयर का सेल क्या होगा? अगर मैं आपको लास्ट ईयर का नंबर दूं सेल का और करंट ईयर का भी नंबर दूं तो आपको एक इंडिकेशन मिलेगा कि नेक्स्ट ईयर क्या हो सकता है। मे बी हो या ना हो, 100% नहीं हो सकता, बट एक इंडिकेशन मिलेगा। सो the financial statement, in order to achieve its objective of helping the user to make a decision about the company, must be relevant. So relevant हो गया। second characteristics हमने क्या पढ़ा कि it must be reliable. So by reliable only we means authenticity. So the financial statement should be authentic. By authentic we mean it should be complete. Now complete means क्या? complete क्या होता है? completeness, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कब complete हम मानेंगे? जब वो सारे इंफॉर्मेशन जो कि यूजर को हेल्प करेगा डिसीजन लेने में, वो सारे इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हैं, कुछ भी छिपाया नहीं गया है। ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, छोटा छोटा माइन्यूट जो कि नॉन रेलेवेंट है इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन विच मे अफेक्ट द डिसीजन ऑफ द यूजर हैज बीन प्रोवाइडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हेल्प करेगा उसके रिलायबिलिटी को बिल्डअप करने में कि हाँ यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल है, क्योंकि वो सारे इंफॉर्मेशन जो कि पिछले साल में हुए हैं इवेंट्स और जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स कंपनी के साथ हुआ है पिछले साल में, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। देन इट शुड बी फ्री फ्रॉम एरर। ओके, कोई भी गलती नहीं होना चाहिए, है ना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट होना चाहिए, इट शुड बी फ्री फ्रॉम एरर एंड इट शुड बी अनबायस्ड। कोई भी इंफॉर्मेशन इस तरह से नहीं प्रोवाइड होना चाहिए कि वो बायस्ड हो कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए। फ्री एंड फेयर होना चाहिए, चाहे वो सही हो या गलत हो, इट डजंट मैटर। चाहे वो यूजर को के डिसीजन को नेगेटिव लेने में हेल्प करे या फिर वो पॉजिटिव लेने में हेल्प करे, डजंट मैटर। जो भी सही है, सच है, वो आपको लिखना है। ट्रू एंड फेयर व्यू जिसको हम कहते हैं। सो बेसिकली अगर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेलेवेंट है और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल है, देन it helps the user in taking correct decision. Now ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बाय अप्लाइंग दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, वो इनहैंस होते हैं। इट इनहैंसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना? सो बेसिकली बाय अप्लाइंग दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑथेंटिसिटी है उसको आप और स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। ओके, सो बेसिकली क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या प्रेजेंट करता है
एक साल में एक कंपनी के अंदर जो भी फाइनेंशियल इवेंट्स हो रहे हैं, ऐसे इवेंट्स जिसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है, इवन सर्टेन इवेंट्स व्हिच डू नॉट हैव अ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन आल्सो फाइंड प्लेस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो ये सारे इवेंट को आप एक ब्रॉड नट सेल समरी में कुछ पेजेस में, एक पूरे साल के घटनाक्रम को आप कुछ पेजेस में लिख के अपने फाइनेंशियल और थ्रू नंबर्स लोगों को बताते हैं। So, in order to gain people confidence, the financial statement has to be correct. It has to be a true and a fair financial statement. इसलिए framework for preparation of financial statement में certain qualities mention किया गया था और वो qualities को enhance करने के लिए ये accounting standard बनाया गया। Now अब ये accounting standard कैसे इन qualities को enhance करता है? So ये qualities को enhance करता है through classification, okay, and disclosure of certain items in प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ओके, अब आप 11th 12th में नहीं हो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहेंगे, हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहेंगे। ओके, सो क्या करता है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पर्पस है जो रेलेवेंस और रिलायबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको इनहेंस करना। और कैसे करता है? थ्रू क्लासिफिकेशन of certain items in the P&L and disclosure of certain items in the P&L. Now, why it is important, especially disclosure? क्या होता है कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारे एजम्पशंस और बहुत सारे एस्टिमेट्स लेके हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। ओके, नाउ जब आप एजम्पशंस और एस्टिमेट लेके बना रहे हो तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको यूजर को प्रोवाइड करना है कि हमने ये सारे एजम्पशन लेके ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है। सो यूजर शुड नो कि व्हाट ही इज लुकिंग एट, वो क्या देख रहा है, वो जो नंबर देख रहा है वो नंबर क्या डिनोट करता है और उस नंबर को डेवलप करने के लिए क्या क्या एजम्पशंस लिए गए थे ना। हम लोग एस्टिमेट यूज करते हैं बहुत सारे। ओके, सो उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर। नाउ हमने कहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इट शुड बी फ्री फ्रॉम एन एरर। लेकिन स्टिल मिस्टेक्स होते हैं, है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती हो सकती है। तो अब क्या करें? क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीटली मिस गलत है? आप कह सकते हो गलत है, बट इन द सेंस ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है कि जब आप आइडेंटिफाई कर रहे होगे तो आप उसके बारे में डिस्क्लोजर दो। आप यूजर को बताओ कि पिछले साल ये गलती हो गई थी। सो आप ये कह रहे हो कि जो इनएडवर्टेंट मिस्टेक मेरे से हुआ, अनजाने में जो भूल हुआ, उसको मैं आपको बता रहा हूं। सो उससे क्या होता है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑथेंटिसिटी बढ़ती है। सिमिलरली आपने क्या एजम्पशंस लिए हैं अपने नंबर्स को बनाने में, तो वो एजम्पशंस आप बताओ यूजर को कि मैंने ये एजम्पशन करके ये नंबर, आपको ये एक्सपेंस का नंबर है या ये एसेट का नंबर है ना, ये नंबर मैंने कैसे बनाया है, तो उसमें सर्टेन एजम्पशंस मैंने लिए हैं और उस एजम्पशंस के बेसिस पे ये नंबर डेवलप हुआ है। तो आप यूजर को बताओ कि आप, मैंने ये सारे एजम्पशंस लेके ये नंबर बिल्ड किया है अपने फाइनेंशियल्स में। सो क्या करता है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के सर्टेन आइटम्स का क्लास डिस्क्लोजर बताता है और क्लासिफिकेशन बताता है। अब अगर आप शेड्यूल थ्री में जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और अकाउंट का जो फॉर्मेट देखा होगा, अगर आपको ध्यान हो, तो वो फॉर्मेट कुछ इस तरह से है। पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, है ना, देन अदर इनकम। तो ये हो गया टोटल इनकम। उससे आप एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मींस कॉस्ट ऑफ मटेरियल बोल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस करते हैं, है ना। देन आप क्या रिड्यूस करते हो? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। उसके बाद आप माइनस करते हो चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, है ना। देन
WIP एंड स्टॉक इन ट्रांजिट, stock in trade, closing stock of stock in trade, not stock in transit. Then employee welfare, okay. Then depreciation and amortization, and then आता है other expenses. ये सब मिला के आपको निकल के आता है total expenses. Then what you do, आप total income minus total expense करके आप निकालते हैं profit before exceptional item, exceptional and extraordinary item. ओके, ठीक है। एंड देन इससे एक्सेप्शनल आइटम आप लेस करते हो, उसके बाद निकल के आता है प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, देन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आप लेस करते हो, देन निकल के आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एंड देन टैक्स लेस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो पैट तक किस तरह से हम पहुंच रहे हैं, पहले हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ले रहे हैं, सो टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस के बाद आता है एक्सेप्शनल आइटम, तो उसके बाद आता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देन टैक्स, एंड देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये फॉर्मेट है शेड्यूल 3 का, कंपनीज एक्ट पार्ट 2, डिवीजन 1 पार्ट 2। नाउ ये फॉर्मेट जो है जहां पे एक्सेप्शनल आइटम और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को सेपरेटली दिखाया जा रहा है, ये इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 के रिक्वायरमेंट को रखते हुए ये स्टैंडर्ड, ये फॉर्मेट डेवलप किया गया है, सो दैट सभी लोग इसी फॉर्मेट, एक तो स्टैंडर्डाइजेशन हो गया कि सबको ये फॉर्मेट फॉलो करना है, एंड देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लायंस भी हो गया, और जो यूजर है कैन इजीली अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट। ये दो लाइन आइटम, स्पेशली एक्सेप्शनल आइटम्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, बट दिस इज हाउ दिस स्टैंडर्ड enhances the characteristics. So classification, so सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि this accounting standard, how does it achieve enhances the quality of a financial statement by classification and disclosure of certain item of profit and loss account. Okay, so basically इस accounting standard में हम लोग 4 टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। ओके, वो 4 टॉपिक्स क्या क्या है। पॉइंट नंबर 1, सो पहला पॉइंट जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, है ना। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे प्रायर पीरियड आइटम्स। तीसरा पढ़ेंगे चेंज इन अकाउंटिंग। इसको ब्रेक कर देते हैं, स्टैंडर्ड में 3 ही हेडिंग्स है, इसको हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। पॉलिसीज को 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। सो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करता है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन एंड disclosure of items, these basic items in the profit and loss, ये सारे आइटम प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है, और इनसे रिलेटेड क्लासिफिकेशन और डिस्क्लोजर को ये बताता है। ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। बहुत सिंपल है, नेट प्रॉफिट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट ही तो निकालते हैं, बट ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है कि जो नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड है उसको आप 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दो। ओके, 2 पार्ट में क्लासिफाई करो। फर्स्ट पार्ट में आप बोलो उसको ऑर्डिनरी एक्टिविटी, आपने ऑर्डिनरी एक्टिविटी से क्या प्रॉफिट कमाया, एंड देन सेकंड पार्ट में आप बोलो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी के कारण क्या प्रॉफिट और लॉस हुआ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ओके, सो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, देन ऑल एक्सपेंसेस, देन यू अराइव एट प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। उससे आपने एक्सेप्शनल आइटम को लेस कर दिया, देन यू अराइव्ड एट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। सो यहां तक ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी हो गया, जो कि आपके ऑर्डिनरी एक्टिविटी से रिलेटेड प्रॉफिट क्या हुआ वो बता रहा है। उसके बाद आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का क्लासिफिकेशन करोगे, बोथ इनकम एंड एक्सपेंस दोनों को शो करोगे, और उसके बाद फिर से प्रॉफिट निकालोगे, रिवाइज प्रॉफिट। वो प्रॉफिट जो आएगा वो आफ्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हो गया।
है ना। सो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है कि नेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप बना रहे हो, उसमें वो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दो, ऑर्डिनरी एक्टिविटी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी। अगेन वो कहता है कि जो ऑर्डिनरी एक्टिविटी है उसमें भी सर्टेन आइटम्स ऐसे हो सकते हैं जो कि एक्सेप्शनल आइटम हो। क्यों एक्सेप्शनल है? बिकॉज अ, उनका साइज, नेचर एंड इंसिडेंस ऑन बिजनेस बहुत ही मटेरियल है। ठीक है, नॉर्मल एक्सपेंस है, ऑर्डिनरी एक्सपेंस है। अभी हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज ऑर्डिनरी एक्सपेंस, व्हाट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। बट जनरल आइडिया इज कि विद इन ऑर्डिनरी एक्टिविटी भी देयर मे बी सर्टेन आइटम्स विच आर ऑफ एक्सेप्शनल आइटम्स। ओके, क्यों एक्सेप्शनल है? बिकॉज उनका साइज एक्सेप्शनल है विथ रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ द बिजनेस। ठीक है, कंपनी का टर्नओवर अगर 1 करोड़ का है तो उसमें 1% से ज्यादा वैल्यू का कोई भी लाइन आइटम एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस आइटम इज एक्सेप्शनल आइटम इन टर्म्स ऑफ साइज। कम शेड्यूल 3 कहता है कि 1% और 1 लाख से ज्यादा हो गया अगर टर्नओवर के, तो वो एक्सेप्शनल आइटम है क्योंकि इसका साइज बड़ा हो गया। देन अगेन नेचर, अगर उसका नेचर ऐसा है, इवन दो साइज ज्यादा नहीं है बट वो नेचर उसका ऐसा है, या फिर उसका इंसिडेंस यानी कि बिजनेस के लिए वो इतना रेलेवेंट है कि उसको सेपरेटली शो करना ही बेटर है, सो दैट यूजर और क्लियरली समझ सके कि ये सेपरेट एक्सेप्शनल आइटम्स का प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट है। ठीक है, सो अगर एक्सेप्शनल आइटम नहीं होते तो क्या प्रॉफिट होता, अब क्योंकि है तो उसके बाद क्या प्रॉफिट है। सो बेसिकली ये यूजर को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ब्रेक कर रहा है इन सच अ वे दैट यूजर कैन इजीली अंडरस्टैंड कि बिजनेस अपने प्राइमरी एक्टिविटी से कितना पैसा कमा रहा है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी करने के बाद कितना पैसा कमा रहा है। ठीक है, एक बिजनेस में दोनों तरह के एक्टिविटी हो सकते हैं। अभी ऑर्डिनरी एक्टिविटी क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी क्या है, ये हम लोग अभी डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। बट जो फर्स्ट पॉइंट है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, वहां पे उसका बेसिक लॉजिक ये है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अपने ऑपरेशंस का दो पार्ट में डिवाइड करना है, फर्स्ट ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सो आप दिखाओ कि आपका प्रॉफिट का ब्रेकअप क्या है, ऑर्डिनरी एक्टिविटी से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी से। विद इन ऑर्डिनरी एक्टिविटी भी आप एक्सेप्शनल आइटम को सेपरेट कर दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, स्टेटमेंट में, सो दैट यूजर को ज्यादा क्लैरिटी मिले रिगार्डिंग आपका ऑपरेशंस। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट ये था। अभी फर्स्ट पॉइंट को हम लोग डिटेल में देखते हैं। इंट्रोडक्शन। ओके, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन जो हम लोगों ने पढ़ा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू प्रेस्क्राइब द क्लासिफिकेशन, and disclosure of certain item in the statement of profit and loss, so that all enterprise prepare and present the statement in a uniform basis. So classification and disclosure of certain items in the statement of profit and loss, क्यों? So that उसके relevance और reliability characteristics enhance हो. Okay. Then what is the scope? This accounting standard should be applied by an enterprise in presenting the profit and loss from ordinary activity, extraordinary activity items, prior period items, and changes in accounting estimate and disclosure of changes in accounting policy. इन चारों चीज के लिए अप्लाई होना चाहिए। This standard does not deal with the tax implication of these items. इनका टैक्स इंप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल प्रायर पीरियड आइटम्स, प्रायर पीरियड आइटम्स मींस क्या है, पिछले साल आप कुछ गलती, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में एक आइटम की गलती कर दी, सो जिसको आप करंट ईयर में सही कर रहे हो, बट उसका टैक्स इंप्लीकेशन क्या होगा वो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ हम अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। इसमें कॉस्ट इंपैक्ट कुछ भी नहीं होगा, टैक्स इंपैक्ट कुछ भी नहीं होगा, जस्ट it's a reclassification and informing, it's a classification and informing the user of the fact of the classification, कि ऐसा classification जो किया है इसका सच्चाई क्या है, क्यों किया है, क्या किया है। ओके, डेफिनेशन नाउ ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्डिनरी एक्टिविटी, व्हाट इज एन ऑर्डिनरी एक्टिविटी? डेफिनेशन है, याद होना चाहिए एग्जाम में, आप अपने लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, आपको याद होना चाहिए। Ordinary activity are any activity which are undertaken by an enterprise as part of its business and such related activity in which the enterprise engage in furtherance of, incidental to
or arising from these activity. So ordinary activity are the main activity undertaken by a business at a part of its business, and all the activity which surrounds those ordinary activity, उनसे related सारे activity ordinary activity हो गए ना. फॉर एग्जाम्पल एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, तो अपने सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स को डेवलप करने के लिए उन्होंने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओपन किया. सो वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से भी, क्योंकि उनका ऑर्डिनरी एक्टिविटी इज टू डेवलप सॉफ्टवेयर, और ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्यों बनाया गया है? टू डेवलप प्रोग्रामर्स. सो ऑल द एक्टिविटी related to training institute will also be part of an ordinary activity, क्योंकि ordinary activity के कारण ही वो एक्टिविटी हो रहा है, तो वो ऑर्डिनरी एक्टिविटी है ना. ऑर्डिनरी एक्टिविटी आर फ्रीक्वेंट, बराबर होगा, कोई ऐसा नहीं है कि आज हो रहा है तो फिर 2 साल या 5 साल या 10 साल या आपको पता नहीं कब दोबारा होगा, ऐसा नहीं है. ऑर्डिनरी एक्टिविटी आर समथिंग विच हैपेंस ऑन अ डे टू डे बेसिस, इट इज अ रेगुलर एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस. ये हो गया ऑर्डिनरी एक्टिविटी. सिमिलरली देयर आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आर इनकम एंड एक्सपेंसेस, जो दोनों हो सकते हैं. एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम भी हो सकता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस भी हो सकता है, that arises from event or transaction that are clearly distinct from the ordinary activity of an enterprise. एंटरप्राइज की ऑर्डिनरी एक्टिविटी से क्लियरली डिफरेंट है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है. ओके, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक के कारण लॉस हो गया, या फायर हो गया, फायर के कारण लॉस हो गया. सो ये सारे लॉस एक्स्ट्राऑर्डिनरी है. और एग्जांपल आप रिसेंट लो तो कोविड के कारण जो लॉस हो रहा है, कोविड का इम्पैक्ट, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, ये एवरीडे नहीं होने वाला है. अर्थक्वेक या फिर फ्लडिंग या फिर फायर, ये सारे चीजें एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं एक बिजनेस के लिए, ये नॉर्मल कोर्स में नहीं होते हैं, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है. ओके, सो extraordinary items means something which is very infrequent and therefore are not expected to recur frequently or regularly. Okay, so ये regular interval of time पे नहीं होंगे, ये बहुत infrequently होंगे, या कब होंगे दोबारा आपको पता नहीं है. For example, sale of old machinery and furniture at a profit or loss is an ordinary activity. ठीक है, but the sale of excess land adjacent to the existing factory should be treated as an extraordinary item, क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पे ये नहीं करोगे, है ना. Similarly, loss due to earthquake shall be treated as an extraordinary item. Loss due to fire is an extraordinary item. Prior period items क्या है? Prior period items are the items of income or expense. Again, prior period में भी दोनों हो सकते हैं. प्रायर पीरियड इनकम भी हो सकता है, प्रायर पीरियड एक्सपेंस भी हो सकता है. बट वो क्या है, वो क्यों अराइज हो रहा है? क्योंकि आपने किसी प्रीवियस ईयर में, या तो इमीडिएट प्रीवियस ईयर में, या लास्ट 3-4 साल कोई भी प्रीवियस ईयर में आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में गलती की थी, जो उस ईयर आइडेंटिफाई नहीं हो सका. आज उसको आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, करंट ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के टाइम पे आपको पता चला कि ये मिस्टेक हुआ था और उसको आप ठीक कर रहे हो, तो वो प्रायर पीरियड आइटम हो गया. वो करंट ईयर में ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो रिलेटेड टू एरर इन प्रीवियस ईयर. नाउ एरर, अगेन एरर मींस ए मैथमेटिकल एरर हो सकता है, अप्लाइंग ऑफ प्रिंसिपल हो सकता है, हाँ, बट अप्लाइंग ऑफ एस्टिमेट नहीं हो सकता. एस्टिमेट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ऑफ एस्टिमेट अगर हम लोग बोले तो डिप्रिसिएशन का रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, है ना. आप जब एक एसेट खरीदते हो तो आप कहते हो कि इस एसेट का यूजफुल लाइफ 10 ईयर है, लेकिन 2 साल बाद आपको पता चलता है कि ये 10 ईयर नहीं है, ये 6 ईयर है या 5 ईयर है. तो ये चेंज इन एस्टिमेट है, ये प्रायर पीरियड आइटम नहीं है. क्यों? क्योंकि जब आपने एसेट खरीदा था, बेस्ड ऑन द सर्कमस्टेंसेस प्रिवेलिंग उस ईयर में, जो सर्कमस्टांसेस थे, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल थे, वो इंफॉर्मेशन सजेस्ट कर रहा था कि जो ये एसेट है ये 10 इयर्स चलेगा. लेकिन आज 2 या 3 साल के बाद जो इकोनॉमिक, जो भी कंडीशन अवेलेबल है, जो भी सिचुएशन प्रिवेल कर रहा है, वो ये इंडिकेशन दे रहा है कि ये एसेट और 8 साल नहीं जाएगा, ये एसेट और 3 साल ही जाएगा. मीन्स टोटल 5 ईयर का ही यूजफुल लाइफ है. सो दैट डज नॉट मीन कि आपने जो 2 साल पहले एजम्पशन लिया था वो गलत हो गया. वो एजम्पशन था, वो एस्टिमेट था. वो एस्टिमेट आज भी सही है, होता अगर सिनेरियो चेंज नहीं होता तो. सो आप प्रायर पीरियड आइटम्स और एस्टिमेट में कंफ्यूज नहीं करना है. प्रायर पीरियड आइटम्स इज प्लेन मिस्टेक, आपने गलती कर दी, आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज इज नॉट अ मिस्टेक, बट आपने डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के टाइम पे मैथमेटिकल एरर कर दिया. 10 मशीन का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना था, आपने 9 मशीन का ही किया. एक मशीन का 1 साल का डेप्रिसिएशन लगाना भूल गए. दैट इज अ मिस्टेक. ओके,
सो इस तरह के, या फिर इन्वेंट्री वैल्यू कर रहे थे और एक कुछ आपके पास फिनिश गुड्स 10 टाइप्स के फिनिश गुड्स थे, आपने 9 टाइप के फिनिश गुड्स का ही वैल्यूएशन किया, एक कंप्लीटली छूट गया, ये मिस्टेक हो गया, ये छूट गया, है ना। ये इसको कहते हैं प्रायर पीरियड आइटम्स, कि आपने प्रीवियस ईयर में कोई मिस्टेक किया था और उसको आप रेक्टिफाई कर रहे हो। अकाउंटिंग पॉलिसी मीन्स वेरियस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दैट वी यूज एंड द मेथड ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल्स, है ना, in the preparation of financial statement is accounting policies. For example, accounting policy for accounting standard 2 क्या कहता है कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन करने के दो मेथड है, क्या क्या, वेटेड एवरेज एंड फीफो। दिस इज अकाउंटिंग पॉलिसी, कि आप कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हो। आप अगर वेटेड एवरेज फॉलो कर रहे हो तो योर अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग पॉलिसी इज टू वैल्यू स्टॉक based on weighted average method. Your accounting policy is to value stock on FIFO method. Similarly, accounting standard 10 क्या कहता है कि fixed asset, any property, plant और equipment का इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे होना चाहिए, लेकिन सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मींस बैलेंस डेट को जब आप उसको बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे दिखाएंगे, यहां उस टाइम पे आपके पास दो ऑप्शन है, आप कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन फॉलो कर सकते हैं या फिर रिवैल्यूएशन फॉलो कर सकते हैं। सो दिस इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कि योर अकाउंटिंग पॉलिसी इज टू वैल्यू फिक्स्ड एसेट बेस्ड ऑन कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। सो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो गया। ओके, सो दिस इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द policies, accounting policies are the principles which has been applied in the preparation of financial statement. So ये तो डेफिनेशन पार्ट हो गया। अब हम लोग फर्स्ट टॉपिक जो हम लोगों ने यहाँ देखा, इसको डिटेल में पढ़ते हैं, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। सो स्टैंडर्ड क्या कहता है, ऑल द आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस विच आर रिकॉग्नाइज्ड इन अ पीरियड शुड बी इंक्लूडेड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। ओके, ये तो बहुत सिंपल है। जब नेट प्रॉफिट और लॉस हम कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, ऑल द रेवेन्यू अकाउंट, ऑल द नॉमिनल अकाउंट, चाहे वो इनकम हो चाहे वो एक्सपेंस हो, उनको प्लस माइनस करके ही हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं। लेकिन यहां एक पॉइंट और कह रहा है, अनलेस एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड परमिट और रिक्वायर्स अदरवाइज। ठीक है, तो कभी कोई in respect of certain item of income or certain item of expense, there are certain accounting standards जो कि उसका ट्रीटमेंट बताता है कि उसके साथ क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो अगर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसी पर्टिकुलर आइटम ऑफ इनकम या एक्सपेंस से रिलेटेड सेपरेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताता है, तो आपको उस स्टैंडर्ड के हिसाब से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, ना कि उसको पूरे को पीएनएल में लेके आना है। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। सो एग्जाम्पल लेते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 क्या कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 कहता है कि इनिशियल मेजरमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट शुड बी एट कॉस्ट, बट सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैन बी एट कॉस्ट और रिवैल्यूएशन। ओके, सो जब लेट्स से आपने डिसाइड किया कि आपका सब्सिक्वेंट जो मेजरमेंट है, मींस बैलेंस शीट को जब आप अपने प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, बेसिकली बिल्डिंग को, लेट्स से बिल्डिंग का एग्जांपल लेते हैं, आप उसको बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे दिखाएं, तो आपने डिसाइड किया कि हम इसे रिवैल्यूएशन मॉडल पे दिखाएंगे, क्योंकि लेट्स से आज के प्रेजेंट सिनेरियो में प्रॉपर्टी के प्राइसेस बहुत इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि मैं दिखाऊंगा तो मेरा प्रॉपर्टी का वैल्यू ज्यादा होगा तो मेरे को प्रॉफिट आएगा। सो जब आप रिवैल्यूएशन करते हो अपने बिल्डिंग का, और रिवैल्यूएशन में जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उससे ज्यादा वैल्यू निकल के आता है रिवैल्यूएशन में। अगेन, रिवैल्यूएशन इज एन एग्जांपल ऑफ एस्टिमेट। तो जब आपने एक वैल्यूअर अपॉइंट किया, उसने आपको बिल्डिंग का रीवैल्यू, मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करके बताया, और वो वैल्यू जब आपके करंट वैल्यू से ज्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व में ले जाते हैं। लेकिन जब कम होता है तो उसको पीएनएल में लेके जाते हैं। ओके, सो आपका बिल्डिंग का वैल्यू बुक्स में 10 लाख है, आपने रिवैल्यूएशन कराया, अगर वो 12 लाख हो गया तो इंक्रीज है, प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन उस इंक्रीज को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लाते हैं, हम उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व में ले जाते हैं। लेकिन अगर वो डिक्रीज हुआ तो हम उसे कहां ले जाएंगे, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे। सो बेसिकली यहाँ पे एक डिफरेंस हो गया कि सारा इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं ला सकते, है ना। रिवैल्यूएशन इंक्रीज को कहां ले जाना है, रिवैल्यूएशन रिजर्व में ले जाना है। सिमिलरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 क्या कहता है कि अगर किसी एसेट के रिस्पेक्ट में आपको गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल रहा है, तो उसका दो तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपके पास चॉइस है, दो ऑप्शन है, आप कोई भी ऑप्शन यूज करो। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है कि आप उससे एसेट का कॉस्ट लेस कर दो। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है कि आप उसे एवरी ईयर
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रोपोर्शनेट बेसिस पे लेके जाओ। दैट मीन्स जिस साल में आपको मिला पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा। सो इन रिस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट देयर इज अ सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि डिफाइन करता है, जो कि गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि कितना अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए। तो उस इन दैट सिनेरियो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 अप्लाई करना है। उसी तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 है बोरोइंग कॉस्ट, जो कहता है कि अगर आपने इंटरेस्ट पे किया है फॉर ए क्वालिफाइंग एसेट देन उस इंटरेस्ट को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मत ले जाओ पूरा, उसको आप बैलेंस उस क्वालिफाइंग एसेट के कॉस्ट में ऐड कर दो। तो सो बेसिकली ये स्टैंडर्ड क्या कह रहा है कि हर आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस शुड गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस इन द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सेप्ट जिसके रिस्पेक्ट में सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अगर सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो पहले वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अप्लाई करके जितना अमाउंट पीएनएल में जाना चाहिए उतना ही जाएगा, टोटल अमाउंट नहीं जाएगा। ठीक है। सो ऑल आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस व्हिच आर रिकॉग्नाइज्ड इन ए पीरियड शुड बी इंक्लूडेड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड अनलेस एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्स और परमिट अदरवाइज। सो ये पॉइंट क्लियर है कि अगर दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना चाहिए। उसके बाद ये स्टेटमेंट क्या कहता है, उसके बाद ये कहता है सिंपल कि आपका जो भी उसके बाद प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने टोटल इनकम और एक्सपेंसेस में क्लासिफाई कर लिया कि कितना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कैलकुलेशन में जाना चाहिए और कितना अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अकाउंटिंग होना चाहिए। ओके, वेल फाइन, नाउ यू नो व्हाट इज योर इनकम, व्हाट इज योर एक्सपेंसेस। सो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है कि अब आप उस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दो। पहले ऑर्डिनरी एक्टिविटी से आपने क्या प्रॉफिट कमाया वो कैलकुलेट करो, एंड देन उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज के कारण जो भी इनकम और एक्सपेंसेस हुआ उसको ऐड या लेस करके आप प्रॉफिट निकालो। सो बेसिकली आप प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकालो एंड प्रॉफिट आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकालो, सो दैट यूजर कैन अंडरस्टैंड कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो रिकरिंग नहीं है। सो ये अगर नहीं भी होता तो क्या आपका बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो एनालिसिस कर सकता है यूजर। ओके, देन अगेन वो कहता है कि विद इन ऑर्डिनरी एक्टिविटी ऑल्सो इफ देर आर सर्टेन आइटम्स विच आर वेरी मटेरियल आइटम इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर नेचर, which are of such nature, size or incidence that their disclosure is relevant. Okay, so इसको हम क्या कहते हैं, एक्सेप्शनल आइटम। सो इस पॉइंट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 क्या कह रहा है इस टॉपिक में कि आप सिंपल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अगेन ऑर्डिनरी को फर्दर ऑर्डिनरी में जो एक्सेप्शनल आइटम्स हैं जो कि जिनका नेचर, साइज और जिनका इम्पैक्ट बिजनेस पे कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है उसको आप सेपरेटली डिस्क्लोज करो। हालांकि वो ऑर्डिनरी ही है बट उनको आप सेपरेटली दिखाओ प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन में, सो दैट यूजर कैन इजीली अंडरस्टैंड। सो इससे क्या होगा कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज्यादा ट्रांसपेरेंट होंगे। ठीक है, फुल ट्रांसपेरेंसी है, सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि हमने कोर बिजनेस एक्टिविटी से कितना पैसा कमाया और हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी के कारण कितना पैसा कमाया। सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम भी हो सकता है ना, लॉटरी लग गया, लॉटरी तो रोज लगना नहीं है, आपने एज ए बिजनेस आपने लॉटरी लिया और आपको लॉटरी लग गया, कोई लकी ड्रॉ आ गया। सो इनकम भी हो सकता है और एक्सपेंस भी हो सकता है कि लॉस बाय फायर, लॉस बाय अर्थक्वेक हो ही सकता है। सो बट एज एन इन्वेस्टर किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट अगर लॉस था और लॉटरी के कारण जो पैसा आया उससे वो प्रॉफिट हो गया तो आप वैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे क्या? नहीं करोगे ना। सो आप डिसीजन लेने में आपको वो हेल्प करेगा जब मैं लॉटरी का इनकम को सेपरेट कर दूं, अब कितना इनकम हुआ बताओ, तो पता चलता है कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। सो दैट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस कि बिजनेस का कंपैरेबिलिटी और मोर इन्फॉर्म्ड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू द यूजर। सो ये ऑर्डिनरी हो गया। सिमिलरली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या है जो कि इनफ्रीक्वेंट है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप सेपरेटली शो करो, यही बोल रहा है ये टॉपिक में अंडर अकाउंट AS 5। अब एक्सेप्शनल आइटम्स क्या क्या है, ठीक है। ऑल्दो एक्सेप्शनल आइटम्स, सर्टेन एक्सेप्शनल आइटम्स के बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि ये आइटम अगर हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो इनको सेपरेटली डिस्क्लोज करो एज एक्सेप्शनल आइटम्स। ओके, लाइक रिटन डाउन ऑफ इन्वेंट्री टू नेट रियलाइजेबल वैल्यू। सो आप इन्वेंट्री कैसे वैल्यू करते हैं, कॉस्ट और मार्केट प्राइस, नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लेस। सो अगर आपका इन्वेंट्री का नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज लोअर देन कॉस्ट आल्सो
तो उसको आप एक्सेप्शनल आइटम बोल के नीचे दिखाओ, ना कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड एक्सेप्शनल आइटम से पहले ना दिखा करके बाद में दिखाओ। ठीक है। सो ये हो गया फर्स्ट। दूसरा, अगर आपने कोई रिस्ट्रक्चरिंग किया है बिजनेस में तो वो रिस्ट्रक्चरिंग का कॉस्ट बताइए आप, है ना, कॉस्ट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग आपको बताने का है। अगर फिक्स्ड एसेट डिस्पोजल किया है तो उसके बारे में बताइए। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपने सेल किया है तो उसके बारे में बताइए। कोई लेजिस्लेटिव चेंजेस रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशंस के कारण हुआ है, कोई लॉ में ऐसा चेंज आ गया कि आपको कुछ पैसा देना पड़ा एम्प्लॉय को या किसी को भी, तो उसको आप सेपरेटली बताइए। लिटिगेशन और सेटलमेंट, लिटिगेशन सेटलमेंट में कुछ पे करना पड़ा, आपके अगेंस्ट किसी ने केस कर रखा था, उसको आपने सेटल कर लिया, कोर्ट में जाने के बजाय आपने सेपरेटली सेटल कर लिया उसके साथ, उससे रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंसेस है तो वो बताएं। और कोई भी प्रोविजन जो आपने किया था और वो एक्सेस हो गया, उसका आप रिवर्सल कर रहे हो तो उसको सेपरेट बताएं। क्योंकि प्रोविजन को सेपरेट अगर आप नहीं करोगे तो प्रोविजन अननेसेसरी भी क्रिएट करके एक्सेस प्रॉफिट को कम या ज्यादा किया जा सकता है। तो आप उसको सेपरेटली बताएं कि प्रोविजन का इम्पैक्ट इतना है मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो मैंने लास्ट ईयर एक्सेस प्रोविजन किया था, अभी वो रिवर्स कर रहा हूं जिस कारण से प्रॉफिट बढ़ गया, है ना। प्रोविजन जब आप रिवर्स करोगे तो एक्सपेंसेस कम होगा, तो प्रॉफिट बढ़ गया। लेकिन उससे ऑपरेशन में कोई फर्क पड़ता है क्या? सो बेसिकली ऑपरेशन से रिलेटेड ही वो प्रोविजन था, लेकिन आप यूजर को बता रहे हो कि मेरा जो एक्सेस प्रोविजन था टू द एक्सटेंट प्रॉफिट मेरा इतने से उसके कारण बढ़ गया। ओके। सो दीज आर लाइंस आइटम फॉर एक्सेप्शनल आइटम। सो अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है तो उसको आपको सेपरेटली दिखाना है अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में भी है। सो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस विल गिव यू प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। देन एक्सेप्शनल आइटम मींस ये सारे आइटम्स, उसके बाद प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आ गया, उससे फिर लेस करेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, देन यू विल गेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके। Example, during the year 2012-13, a medium-sized manufacturing company wrote down its inventory to net realizable value by 5 lakh. Is a separate disclosure required? So first point ही हो गया. Okay, so it is an ordinary activity and a separate disclosure is required. This is an ordinary activity. Ordinary activity are any activity which are usually frequent and regularly undertaken by an enterprise at part of its business. Expenses or income which are exceptional on amount of size, okay, and or incidents that arises from the ordinary activity of a business should be separately disclosed. Therefore, written down inventories to net realizable value by 5 lakh is to be disclosed separately because it is an exceptional item. Exceptional items में कौन कौन सा आइटम एक्सेप्शनल है, क्या क्या क्राइटेरिया है? साइज, नेचर एंड इंसिडेंस। Extraordinary items. Extraordinary items are those items which arises from abnormal or unusual event lying outside the ordinary range of business activity. आपके कंट्रोल के बाहर की वो चीज है। सो सिंपल टर्म्स में अगर कहें तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्या हो गया, जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है, वो इनकम या वो एक्सपेंस बिजनेस के कंट्रोल में नहीं था और उस कारण से वो हो गया। Classification of an item as extraordinary item will depend upon the circumstances of the business, है ना। ये वैरी करेगा, जरूरी नहीं है कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम दूसरे बिजनेस के लिए भी, जो एक आइटम किसी बिजनेस के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी है वो सभी के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। फॉर एग्जांपल, इंश्योरेंस क्लेम, आपके वहां पे अर्थक्वेक हुआ और आपने इंश्योरेंस क्लेम लॉन्च किया और आपको उसमें लॉस हो गया, पूरा क्लेम नहीं मिला, ओके, आपके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है। लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनी को आपको क्लेम देने से लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका मेन एक्टिविटी ही इंश्योरेंस है, उसके लिए ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, उसमें उसको लॉस हो रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो मेरे लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी है वो सभी के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा, है ना। किसी किसी सो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस। Extraordinary item should be disclosed in the separate statement of profit and loss as part of net profit and loss for the period. The nature and the amount of such extraordinary expenses. The nature and the amount of each extraordinary should be disclosed separately in the statement of profit and loss in such a manner that its impact on profit or loss can be clearly observed. इसीलिए फॉर्मेट में क्या दिया गया? प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, देन लेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड देन प्रॉफिट आफ्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। सो किसी को भी इजीली समझ में आ जाएगा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के कारण प्रॉफिट में कितना इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, एंड देन आप उसको नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज भी कर दो
कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में क्या क्या इंक्लूड है ना। सो लॉस बाय फायर भी हो सकता है, लॉस बाय फ्लडिंग भी हो सकता है, लॉस बाय अर्थक्वेक भी हो सकता है। तो आप तीनों को ऐड करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स दिखाओगे, लेकिन देन नोट्स ऑफ अकाउंट्स में आप लिख दोगे कि इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का ब्रेकअप क्या है, इसमें कितना फायर का लॉस है, कितना अर्थक्वेक का लॉस है और कितना फ्लडिंग का लॉस है। ओके, एग्जाम्पल, a company signed an agreement with a Europe employee union on 1st 9 2011 for revision of wages. 2001 1st September 2011 को wage negotiation हुआ with retrospective effect from 30th September 2010. So 30th September 2010 is 2010-11 accounting year. लेकिन जो agreement कब हुआ, 2011-12 में हुआ, ठीक है। This would cost the company an additional liability of 5 lakh. Is the disclosure necessary for the amount? The additional wages of 7,50,000, that is 5 लाख पर एनम, तो 1.5 साल के लिए कितना, 1.5 साल क्यों, क्योंकि सितंबर 2010 है, मींस अक्टूबर 2010 से लेके मार्च 2011 तक 6 मंथ, एंड देन फुल ईयर ऑफ 2011 and 12 is 1.5 years. Should be included in current year wages as it arises from ordinary activity of the business. It is an ordinary activity क्योंकि लेबर है, लेबर को आप इम्प्लॉई, अगर आपकी फैक्ट्री में इम्प्लॉई काम कर रहे हैं तो लेबर होगा, यूनियन होगा, यूनियन के साथ आप लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट करते हो, जहां पे आप 2-3 साल के लिए पैकेजेस एक साथ डिसाइड करते हो क्या क्या उनको मिलेगा। सो ये वही है। सो इट इज एन ऑर्डिनरी एक्टिविटी। जब आप नॉर्मल बिजनेस करोगे तो आपको ये सारे एक्सपेंसेस आएंगे। दिस शुड नॉट बी ट्रीटेड एज ए प्रायर पीरियड आइटम। सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये प्रायर पीरियड है, ये कोई मिस्टेक नहीं है, ये कोई मिस्टेक नहीं है। जब ये अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ तब भी ये नेगोशिएशन चल रहा था, ठीक है। ये कोई गलती से छूटा हुआ आइटम नहीं है, ये आइटम ऐसा है जिसमें नेगोशिएशन होता है, एक एक 1.5 साल तक नेगोशिएशन चलता है। नॉर्मली किसी भी बड़ी कंपनी में या किसी भी कंपनी में जहां पे यूनियंस होते हैं वहां पे ये होता है। This should not be treated as a prior period item since it does not arise because of an error. So prior period के लिए क्या कंडीशन है, एरर होना चाहिए, यहाँ कोई एरर नहीं है। Likewise, the nature of the additional expenses is not such that it should be treated as extraordinary. Extraordinary भी नहीं है क्योंकि ये बार बार होगा, बिजनेस चलता रहेगा, एक रेकरिंग, एक फ्रीक्वेंसी में भी, फ्रीक्वेंसी 3 साल का होगा लेकिन एवरी 3 ईयर ये अग्रीमेंट रिन्यू होगा। ऑर्डिनरी एक्टिविटी विच आर एक्सेप्शनल ऑन अकाउंट ऑफ साइज should be separately disclosed. So ये exceptional item है. Therefore, in this case, disclosure is necessary for the additional wages paid because इसका size और nature के basis पे ये इसको exceptional आप treat करके आप दिखा सकते हो exceptional item है। Similarly, ये और एक example है, same type का example है। Next, prior period item. Prior period items क्या है? अभी तक बाय नाउ एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कि प्रायर पीरियड आइटम क्या है। प्रायर पीरियड आइटम्स आर सिंपल। प्रीवियस ईयर में कोई मिस्टेक हुआ, वो मिस्टेक को हम आज करेक्ट कर रहे हैं, सिंपल। नाउ लेट्स से इन्वेंट्री का एक एग्जांपल लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में हम जब इन्वेंट्री वैल्यू कर रहे थे तो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आइटम थे, मैंने 2-4 आइटम को उसमें लेना ही छूट गया, मेरे से गलती से छूट गया। तो ये नेक्स्ट ईयर का जब हम इन्वेंट्री वैल्यू कर रहे थे तो देखा कि हमारे पास लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग था या इस ईयर के ओपनिंग स्टॉक में वो वैल्यू ही नहीं फ्लो कर रहा है, उस आइटम का वैल्यू फ्लो नहीं कर रहा है। सो मेरा स्टॉक गलत हो गया। तो उसके कारण से क्या हुआ कि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट भी गलत हो गया उतने वैल्यू से जितना वैल्यू मैंने मिस किया। बट ये प्रीवियस ईयर में आइडेंटिफाई नहीं हुआ, इसलिए हम लोग ठीक नहीं कर सके। बट करंट ईयर में हम इसे आइडेंटिफाई कर लिया हम लोगों ने करंट ईयर का बैलेंस शीट बनाने के टाइम पे, और हम उसे ठीक कर रहे हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे एस्टिमेट, चेंज इन एस्टिमेट और प्रायर पीरियड आइटम्स में डिस्टिंक्शन बना के रखना है। फॉर एग्जांपल, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे होता है? इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। नाउ कॉस्ट इज नो एस्टिमेट, कॉस्ट में कोई एस्टिमेट नहीं है। कॉस्ट क्या है? जो आपका लैंडेड कॉस्ट है, आप जो परचेस करने के लिए अपने फैक्ट्री तक, अपने वेयरहाउस तक लाने के लिए जो कॉस्ट इनकर कर रहे हो वो लैंडेड कॉस्ट हो गया, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, दैट इज कॉस्ट। वहां पे कोई एस्टिमेशन नहीं है। But net realizable value is an estimation. Okay, so प्रीवियस ईयर में किसी आइटम का नेट रियलाइजेबल वैल्यू 10 रुपए था और आज वो अगर 12 रुपए या 8 रुपए हो गया, दैट डज नॉट मीन कि प्रीवियस ईयर का जो एस्टिमेशन है वो गलत है, वो प्रायर पीरियड आइटम हो गया। ये जो 10 रुपए का आइटम 12 रुपए हो गया और वो स्टॉक मेरे पास आज भी है,
तो दैट डज नॉट मीन कि 10 रुपए गलत था और 12 रुपए सही है। दिस इज चेंज इन एस्टिमेट। ओके, मैंने रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट किया, मैं रिवैल्यूएशन 3 साल के, हर 3 साल पे रिवैल्यूएशन कराता हूँ। जब मैंने लास्ट टाइम जब मैंने रिवैल्यूएशन कराया था, तो मेरा एक बिल्डिंग था जिसका वैल्यू 10 लाख से 12 लाख हो गया। आज जब मैं रिवैल्यू करा रहा हूँ तो वो 15 लाख हो गया या फिर वापस 8 लाख पे चला गया। दैट डज नॉट मीन कि वो 10 लाख से 12 लाख जो गया था वो गलत था। मैंने एस्टिमेशन लगाया था कि मेरे प्रॉपर्टी का वैल्यू इतना है, जो उस टाइम सही था, उस टाइम जोन में सही था, उस टाइम फ्रेम में सही था। बट आज के टाइम फ्रेम में सही नहीं है, क्योंकि उस टाइम फ्रेम में प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ रहे थे, तो मेरे पास मुझे ऐसे बायर दिख रहे थे जो मेरे प्रॉपर्टी के 10 लाख के प्रॉपर्टी के 12 लाख देने को रेडी थे। बट पोस्ट कोविड आज सिचुएशन ऐसा है कि मुझे बायर ही नहीं मिल रहा है ना, तो मेरे प्रॉपर्टी का वैल्यू डाउन हो गया। सो बेस्ड ऑन द सिचुएशन, वो जो सिचुएशन उस दिन था वो एजम्पशन सही था, एस्टिमेट सही था, और आज जो सिचुएशन है आज का एस्टिमेट सही है। दैट डज नॉट मीन इट इज अ प्रायर पीरियड आइटम। सो अगेन, प्रायर विथ रिस्पेक्ट टू प्रायर पीरियड आइटम, वन एंड ओनली क्राइटेरिया इज इट शुड बी अ मिस्टेक। ओके, इट शुड नॉट बी अ चेंज ऑफ assumption। assumption चेंज हो सकता है, क्योंकि assumption is based on circumstances, but mistake is a mistake and it is an inadvertent mistake। अनजाने में गलती हो गई। Okay, the term prior period item refers only to income and expenses which occurred in the previous period. It will normally arise because some error in earlier account has been discovered. Error may occur as a result of mathematical mistake, mistakes in applying accounting policies, misinterpretation of facts, or oversight। है ना, छूट गया। Material error in profit and loss of one accounting period that are discovered in the subsequent accounting period usually involve asset or liability and revenue and expenses of a period. They do not include normal recurring adjustment, example arrear payment, है ना, to the worker। फॉर एग्जाम्पल, आपका सैलरी था, सैलरी आउटस्टैंडिंग की आपने एंट्री पास करी, है ना, लास्ट ईयर के 31 मार्च के डेट पे, और एक्चुअल पेमेंट के टाइम पे वो जितना आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी का प्रोविजन किया था, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी किया था 10,000 का, बट एक्चुअल पेमेंट 11,000 का हो गया या 9,000 का हो गया। दैट इज नॉट अ प्रायर पीरियड आइटम। आपने एस्टिमेट बनाया था कि 10,000 का मुझे, लेट्स से कमीशन पेबल, आपने कमीशन का 10,000 का एस्टिमेट बनाया था, लेकिन एक्चुअल में कमीशन 9,000 या 11,000 हो सकता है। दैट डज नॉट मीन कि आपका प्रीवियस ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत हो गया। नो, आपने बेस्ड ऑन सर्टेन लॉजिक एक एस्टिमेट लिया था, आज वो एस्टिमेट चेंज हो गया है, एक्चुअल में वो एस्टिमेट एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा। दैट इज चेंज ऑफ एस्टिमेट, दैट इज नॉट अ प्रायर पीरियड आइटम। सो क्लियर डिमार्केशन होना चाहिए, प्रायर पीरियड आइटम इज अ मिस्टेक। हाँ, मुझे कमीशन देना था और मैंने कमीशन का प्रोविजन करना ही मैं भूल गया। सो सैलरी टू सैलरी पेबल की एक एंट्री करना ही मेरे से छूट गया। लेकिन जब नेक्स्ट ईयर में मैं एक्चुअल पेमेंट कर रहा था, तब मैंने देखा कि मैंने तो प्रोविजन ही नहीं किया था। दैट इज प्रायर पीरियड आइटम, क्योंकि मुझसे एंट्री करना छूट गया था। Prior period items are normally incurred in determination of net profit or loss for the current period. An alternative approach is to show such item in the statement of profit and loss after determination of current profit। एक तो ये है कि आप जब, लेट्स से आपने सैलरी का एंट्री करना छूट गया आपसे। ओके, सो नेक्स्ट ईयर जब आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो जहां पे आप इंप्लॉय कॉस्ट दिखा रहे हो, वहां पे आप दिखा दो करंट ईयर इंप्लॉय कॉस्ट एंड सेपरेटली प्रीवियस ईयर इंप्लॉय कॉस्ट, प्रायर पीरियड आइटम। ठीक है, एक तो वो हो गया। या फिर प्रॉफिट बिफोर प्रायर पीरियड आइटम, प्रॉफिट आफ्टर प्रायर पीरियड आइटम, दोनों अप्रोच सही है। इन ईदर केस द ऑब्जेक्टिव इज टू इंडिकेट द इफेक्ट ऑफ सच आइटम। सो बेसिकली आप कहना क्या चाह रहे हो, आप यूजर को, रीडर को बता रहे हो कि मेरे से लास्ट ईयर जो गलती हुआ था उसका इंपैक्ट इस ईयर के पीएनएल पे कितना है, बेसिकली। एग्जाम्पल देखते हैं। इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ आर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2016, you came across the following information. State with reason how would you deal with them in the financial statement. There was a major theft of stores valued at 10 lakh. स्टॉक का चोरी हो गया 10 लाख in the previous year, which was detected only during the current financial year. So previous year में जब आप स्टॉक वैल्यू कर रहे थे, तो आपने ये ध्यान नहीं दिया कि 10 लाख रुपए का माल चोरी हो गया था, लेकिन आपको पता नहीं चला। अब करंट ईयर में आपको पता चला कि यार 10 लाख का माल चोरी हो गया, तो करंट ईयर का यानी इस ईयर का जो
लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा था, दैट मीन्स करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है। सो आपको क्या करना होगा कि आपको पीएनएल में 10,000 से आपका प्रॉफिट बढ़ गया था लास्ट ईयर का, उसका 10 लाख का हिट इस साल इस बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको चार्ज करना है। एंड उसके बाद यूजर को बताना है कि ये 10 डिस्क्लोज करना है कि ये 10 लाख रुपए क्यों प्रॉफिट पे, किस तरह से प्रॉफिट पे इंपैक्ट डालता है और क्या हुआ था, क्यों, है ना, क्या हुआ था कि मैं थेफ्ट हुआ था, आइडेंटिफाई नहीं हो सका, फैक्ट बताना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, गुड्स वर्थ 5 लाख वर डिस्ट्रॉयड बाय ड्यू टू फ्लड इन सितंबर 2014, अ क्लेम वाज लॉन्च्ड विद द इंश्योरेंस कंपनी बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द बुक्स फॉर इंश्योरेंस क्लेम। सो बेसिकली क्या करना था आपको, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करना था, या क्लेम रिसीवेबल अकाउंट करना था, और या क्लेम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट करना था, पीएनएल में आपको ले जाना था, लेकिन आपने वो एंट्री करना आपसे रह गया। अब नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ, आपने 5 लाख का क्लेम लॉन्च किया था, पेपर वर्क करके सबमिट कर दिया, लेकिन अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं की, तो फिर तो पता तो चला नहीं किसी को। तो प्रॉफिट क्या हुआ, आपने पूरा का पूरा लॉस बुक कर दिया, प्रॉफिट कम हो गया 5 लाख से। लेकिन नेक्स्ट ईयर में आपको 3.5 लाख रुपए मिल गया। जब आपको 3.5 लाख रुपए मिला, तो आप चेक करने गए कि मैंने लास्ट ईयर में कितना क्लेम का प्रोविजन किया था, इनकम का प्रोविजन कितना किया था, तो आपने देखा कि इनकम का प्रोविजन ही नहीं हुआ था। अब ये प्रायर पीरियड आइटम है, इसको आपको दिखाना है बैलेंस शीट में, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सेपरेटली, कि इनकम इतना से बढ़ गया है बिकॉज लास्ट ईयर में हमने इनकम का प्रोविजन नहीं लिया था। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लास्ट 3 years, अ कंपनी ओनिंग एंड ऑपरेटिंग हेलीकॉप्टर लॉस्ट 4 हेलीकॉप्टर। सो ये कंपनी है जिसका बिजनेस क्या है, हेलीकॉप्टर रेंट आउट करते हैं वो लोग, ओके, लीज पे देते हैं। द कंपनी अकाउंटेंट फेल्ट दैट आफ्टर द क्रैश, ये कंपनी क्या करती है, हेलीकॉप्टर लीज पे देती है, और लास्ट 3 साल में 4 हेलीकॉप्टर क्रैश करके खत्म हो गए। अब कंपनी की पॉलिसी क्या थी कि कंपनी हेलीकॉप्टर्स के रिपेयर के लिए एवरी ईयर प्रोविजन करता था। नाउ अकाउंटेंट क्या कह रहा है कि क्योंकि अब हेलीकॉप्टर नहीं है, देयर इज नो नीड फॉर दिस प्रोविजन, है ना, जब हेलीकॉप्टर ही नहीं है तो उसके रिपेयर एंड मेंटेनेंस का प्रोविजन रखने का क्या मतलब बनता है। तो वो कह रहा है कि is no longer required and propose to write back to the profit and loss as a prior period item. Now, ये prior period item नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब मैं प्रोविजन कर रहा था तो तब हेलीकॉप्टर प्रेजेंट थे, और उस टाइम का सिचुएशन, ये रिक्वायरमेंट था उस सिचुएशन का, इट वारंट्स द क्रिएशन ऑफ प्रोविजन। क्योंकि हेलीकॉप्टर जब ऑपरेट करेंगे तो माइनर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस आएगा, सो आप बुक्स में उसके लिए प्रोविजन बना के रखो। ओके, नाउ अब वो प्रोविजन इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, दैट डज नॉट मीन कि जब मैंने प्रोविजन किया था तो वो प्रोविजन गलत था। नाउ द प्रोविजन इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, व्हाई, बिकॉज अब वो हेलीकॉप्टर ही नहीं रहा। बट दैट डज नॉट मीन कि the provision itself was wrong. There was a mistake when I was making a provision. No, I was making the provision based on the facts and circumstances prevailing in those years, previous years. Now it is not there. So इसको आप based on the size, nature and incidence इसका impact है बिजनेस में, क्योंकि अब हेलीकॉप्टर नहीं रहा तो प्रोविजन नहीं चाहिए मुझे। सो इसको आप कह सकते हो कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, एक्सेप्शनल भी नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है जो कि फ्रीक्वेंटली नहीं होगा, क्योंकि एवरी ईयर हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं कर सकता, ये कभी कभी ऐसा होता है, और इस कारण से आप इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम करके दिखा सकते हो। नाउ कम्स चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। नाउ बाय नाउ अकाउंटिंग एस्टिमेट के बारे में भी आपको एक फेयर बिट ऑफ आइडिया हो गया होगा। सो बेसिकली क्या है अकाउंटिंग एस्टिमेट, क्या है, वेरियस एजम्पशंस दैट वी टेक, है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए बहुत सारे एजम्पशंस एस्टिमेट्स हम लोग यूज करते हैं। बैड डेट का प्रोविजनिंग इज एन एस्टिमेट। हाँ, वो एस्टिमेट कैसे कैलकुलेट करते हो, आप लास्ट 2-3 साल का बैड डेट का ट्रेंड देखते हो, कितना बैड डेट हुआ एज ए परसेंटेज ऑफ सेल, एंड बेस्ड ऑन दैट परसेंटेज आप प्रोविजन करते हो, इट इज एन एस्टिमेशन। Cost or net realizable value. So net realizable value is an estimation. Revaluation of a fixed asset is an estimation. So basically क्या है, ये estimation है। और useful life of a fixed asset, so है ना, useful life of a fixed asset is also an estimation. Previously method of charging depreciation was accounting policy, यानी straight line method और रिटन डाउन वैल्यू मेथड को पहले हम एस्टिमेशन नहीं कहते थे, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 अभी रिवाइज होने के बाद इसे वो एस्टिमेट ही कहता है कि ये भी एक एस्टिमेट है। जिस तरीके से आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, जो मेथड आप यूज कर रहे हो, दैट मेथड इज इटसेल्फ द estimation. Okay, so
These are the estimates that we use in the preparation of financial statement. अब क्या होगा कि ये एस्टिमेट, जो एस्टिमेट आज आपने लिया, जरूरी नहीं है कि फॉरएवर यही एस्टिमेट रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, क्लासिक एग्जाम्पल अगर आप देखो, सो एनी बिजनेस और इनफैक्ट ऑल द बिजनेस इन द वर्ल्ड, लेट्स से वो बैड डेट का प्रोविजन अगर 5% करते थे एवरी ईयर बिफोर कोविड, ड्यूरिंग कोविड एंड नेक्स्ट ईयर आफ्टर कोविड वो परसेंटेज 3 टाइम्स या 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया होगा. ओके, दैट डज नॉट मीन कि 5% जो 20% हो गया वो गोइंग फॉरवर्ड विल बी 20% फॉर एवर. नहीं, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन प्रिवेलिंग विच इज कोविड, वो 5% was not sufficient and you have to do it at 20%. Okay, so based on the situation that estimate can change. So ये accounting standard क्या कहता है, accounting standard 5, कि change in estimate may happen, no problem, you change it. जिस year में estimate change आपको दिखता है उस year में आप change करो, रिवाइज्ड एस्टिमेट से प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करो और आपने आपके एस्टिमेट में चेंज हुआ है ये नोट्स टू अकाउंट्स में बता दो. Simple. So basically estimate क्या है? Estimate is an assumption. It requires judgment. It's a judgmental call जो आप लेते हो depending upon the circumstances prevailing in the business कि 5% rate of depreciation is not sufficient because मेरे business इस year का economic condition, market condition ऐसा है कि मेरे को काफी पैसा नहीं आने वाला. बहुत सारे बिजनेसेस जो सब मेरे कस्टमर हैं वो बंद हो जाएंगे, मुझे पैसा नहीं मिलेगा. तो वो पैसे के लिए आप एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग करोगे, which is also correct. There is no mistake in that. Maybe after 2 years, this estimate again will change. So accounting standard 5 क्या कहता है कि अगर चेंज आता है, नो प्रॉब्लम, चेंज देन एंड देयर, उसी साल में चेंज करो और इन्फॉर्म कर दो यूजर को कि हमने अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज लिया है और वो चेंज पहले क्या था, आज क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या है. ठीक है, ये सारी चीजें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बता देना है यूजर को. दिस इज द चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट. अकाउंटिंग एस्टिमेट का एग्जांपल हो गया नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज अकाउंटिंग एस्टिमेट, रिवैल्यूएशन इज एन अकाउंटिंग एस्टिमेट, मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज एन अकाउंटिंग एस्टिमेट, मेथड ऑफ effective useful life of an asset is an accounting estimate, provision for bad debt is an accounting estimate. ओके, सो ये सारे हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के एग्जांपल. सो इनमें चेंजेस आ सकते हैं और नो प्रॉब्लम, चेंज करो आप और बता दो यूजर को. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है जो आप देख सकते हो, सिंपल है. नेक्स्ट, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी. नाउ अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है? अकाउंटिंग पॉलिसीज आर द प्रिंसिपल दैट वी अप्लाई इन द प्रिपरेशन ऑफ financial statement. Principles such as inventory should be valued at weighted average or FIFO method. It is a method. Subsequent measurement of a fixed asset can be done at cost model or revaluation method. This is an accounting policy. Okay. Now, this accounting policy, a change in accounting policy is not that simple as change in accounting estimate. Change in accounting estimate तुरंत कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी आप तुरंत नहीं कर सकते. दिस रिक्वायर्स सर्टन, देयर इज अ स्ट्रिक्ट कंट्रोल फॉर अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी. आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते. कब कर सकते हैं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी? अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ये पॉइंट, अ चेंज इन एन अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी मेड ओनली इफ the adoption of a different accounting policy is required by statute, ठीक है, लॉ, और फॉर कंप्लायंस विद एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. सो या तो लॉ कहता है कि चेंज कर दो आप पॉलिसी, या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है चेंज कर दो, और या फिर आपको लगता है कि इफ बाय चेंजिंग द अकाउंटिंग पॉलिसी it will result in a more appropriate presentation of the financial statement. So business का affairs को आप more clearly, more transparently दिखा सकते हो. Again ये judgmental call है, but the first 2 points are, it is required by statutory, it is required by law, or it is required by an accounting standard. For example, accounting standard 2 क्या कहता था कि पहले कहता था कि आप इन्वेंट्री को वैल्यू करने के 3 मेथड है, लिफो, फीफो, वेटेड एवरेज. नाउ इट सेज देयर इज नो लिफो. सो अगर कोई कंपनी लिफो मेथड से अपने स्टॉक को वैल्यू करती थी और जब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कहता है कि आज से लिफो बंद हो गया, तो बाय डिफॉल्ट
उस कंपनी को अपने अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज लाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो पॉलिसी है वो इट इज नॉट इन कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। सो टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, एक कंपनी को जो कि पहले लिफो मेथड पे इन्वेंट्री वैल्यू करती थी, उसे अब फीफो या वेटेड एवरेज पे जाना पड़ेगा। तो देन चेंज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज ओके, बट चेंज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। ओके, इसके लिए सर्टेन रिक्वायरमेंट्स है, और ये 3 ही रिक्वायरमेंट है और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, नाउ again, a change in accounting standard should not be confused with the implementation of an accounting standard. For example, the adoption of an accounting policy for an event or transaction that differ in substance from previous occurring event or transaction is not change in accounting policy. For example, accounting standard 15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स कहता है कि ग्रेचुटी का प्रोविजन करना चाहिए। आप क्या कर रहे हो कि आप ग्रेचुटी का प्रोविजन एडहॉक बेसिस पे करते थे। ओके, करते थे, लेकिन आप उसकी कैलकुलेशन खुद से करते थे। अगेन वो एस्टिमेशन है, आप एस्टिमेट करते थे, लेकिन फिर आपने डिसाइड किया कि हम ये एस्टिमेशन खुद से नहीं करके हम इसके लिए एक्सपर्ट हायर करेंगे। तो इसके लिए एक्सपर्ट कौन है? एक्चुअरी है। सो आप एक्चुअरी को लाएंगे और उससे वैल्यूएशन कराएंगे कि आपकी ग्रेचुटी की लाइबिलिटी है कितनी। नाउ ग्रेचुटी इसके लिए एक्चुअली जो है ग्रेचुटी की लाइबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए बहुत डिटेल वर्किंग करेगा, वेरियस एजम्पशंस, वेरियस एस्टिमेट्स लगा के वो बताएगा कि ये आपकी लाइबिलिटी बनती है। नाउ दिस इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, इट इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। आपकी पॉलिसी थी ग्रेचुटी के लिए प्रोविजन करना, लेकिन वो प्रोविजन का अमाउंट का कैलकुलेशन आप एडहॉक बेसिस पे करते थे, अब आप प्रोफेशनल को लेके आए। सो इस केस में that does not mean कि आपने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज किया। नो, अकाउंटिंग पॉलिसी इज इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15, बट आपने क्या चेंज किया? आपने एस्टिमेटेड अमाउंट के कैलकुलेशन का मेथोडोलॉजी चेंज किया। सो दिस इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। सिमिलरली, कोई ट्रांजैक्शन आपने फर्स्ट टाइम किया अपने बिजनेस में और उसके लिए एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके लिए अप्लाई हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कभी भी आपने ट्रांजैक्शन नहीं किया था। ओके, आप फर्स्ट टाइम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का ट्रांजैक्शन कर रहे हो, दैट मींस आपके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30 एप्लीकेबल होगा। बट क्योंकि आप आज से पहले करते ही नहीं थे, इसलिए आप 30 अप्लाई नहीं करते थे। अब इस साल आपने फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30 से रिलेटेड ट्रांजैक्शन किया है, दैट डज नॉट मीन कि एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30 इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। नो, इट इज अ फर्स्ट टाइम एडॉप्शन। सिमिलरली, लीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 90, आपके बिजनेस में लीज से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं था, लेकिन आपने फर्स्ट टाइम एक लीज एक प्रॉपर्टी लीज पे लिया और उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 आपने अप्लाई किया। दैट इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। सो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, डिस्क्लोजर ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, क्या डिस्क्लोज करेंगे? एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी डिस्क्लोज इफ इट हैज अ मटेरियल इंपैक्ट। ठीक है, the impact of change should be shown in the financial statement of the period in which such change occur, है ना, जिस ईयर में चेंज हुआ उस ईयर में, और प्रीवियस ईयर में भी उसका क्या इम्पैक्ट है वो बताना है। सो अगर आप कंपैरेटिव डेटा देते हो, आपने चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के कारण आपने इस ईयर का तो पॉलिसी में उस पॉलिसी का फाइनेंशियल इम्पैक्ट अपने पीएनएल में ले लिया, लेकिन अगर उसको आप ओल्ड पॉलिसी प्रीवियस ईयर में अगर वो ओल्ड पॉलिसी के कैलकुलेशन के हिसाब से दिखाया जा रहा है, तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं हुआ, है ना। इधर वेटेड एवरेज है और इधर फीफो है। एक ईयर में आपने वेटेड एवरेज लगाया, एक ईयर में फीफो लगाया, तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है। सो आप वेटेड एवरेज से फीफो पे अगर मूव कर रहे हैं, तो आपको लाइक टू लाइक डेटा भी फीफो का ही देना पड़ेगा, इम्प्लीकेशन आपको बताना होगा। Where the effect of such change is not ascertainable, fact should be indicated. अगर आप उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं बता सकते, तो आपको लिखना होगा कि मैं नहीं बता सकता। If a change is made in the accounting policy which has no material impact on the financial statement for the current period, but which is reasonably expected to have a material effect in later period, फ्यूचर में होगा, the fact of such change should be appropriately disclosed. ये आपको बताना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्रॉपर्टी को रिवैल्यू कर दिया, पहले कॉस्ट पे चलते थे, अभी आप रिवैल्यूएशन मॉडल पे चले गए, दैट मीन्स आपने चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी किया।
बिकॉज ऑफ रिवैल्यूएशन मॉडल इन फ्यूचर रिवैल्यूएशन अगर अपवर्ड हुआ तो डिप्रिसिएशन भी एक्स्ट्रा लगेगा, इवन दो द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज सेम, द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन विल change. Okay, so the revaluation profit will increase charge for depreciation on building in current and future period. This change in policy should be appropriately disclosed in 1415. Okay, a change in accounting policy is simple. In case there is any it is difficult to distinguish between a change in accounting policy and a change in accounting estimate. In such a situation, a change is treated as change in accounting estimate. Confusion है, आपको कंफ्यूजन नहीं है, जेन्यून कंफ्यूजन है, then it is considered as change in accounting estimate. So this was accounting standard 5 जो basically आपको क्या बता रहा है, आपको बता रहा है the classification and disclosure of certain items of profit and loss account. कौन कौन से आइटम, net profit or loss for the period का classification बता रहा है, and then disclosure related to prior period items, disclosure related to changes in accounting policy and accounting estimate. Okay, so this is the accounting standard. Certain questions हैं, illustration है जो मैंने skip किया है, आप उसे देख सकते हो. अगर आपको theoretical concept clear है तो वो simple illustrations है. Okay, thank you.